नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। विधानसभा का बजट सत्र का आज पहला दिन है। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के साल 2025 तक उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ व सशक्त राज्य बनाने का रोड मैप दिखाया गया। संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों को लेकर अपना अभिभाषण किया, उसके लिए हम सभी आभारी हैं। जिस तरह उत्तराखंड वासियों के लिए राज्यपाल का भाव रहता है, वो उनके अभिभाषण में भी परिलक्षित हुआ है। जिस प्रकार से आज बजट सत्र का शुभारंभ हो गया है और माननीय राज्यपाल जी ने जिस प्रकार से आज सरकार की उपलब्धियों को लेकर अपना अभिभाषण दिया, मैं सरकार की ओर से उनका बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। और निश्चित रूप से माननीय राज्यपाल जी का जो मैंने देखा है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के लिए उनका भाव रहता है और जो उनके अभिभाषण में भी परिलक्षित हो रहा है, तो निश्चित रूप से पूरे सरकार की ओर से मैं उनका बहुत अभिनंदन कर रहा हूं। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी सिटी के आश्वासन के बाद धरना 27 फरवरी तक स्थगित कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अगर पूरे देश में बीजेपी के इशारों पर चल रहा है, कोई न्याय नहीं है, कोई कानून नहीं है। एक तरफ किसानों के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही, आंसू के गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, किसान मरा है एक नौजवान, और दूसरी तरफ बनभूलपुरा की घटना आपके पास है। प्रशासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना घटी, कई लोग उसमें मारे गए और पत्रकारों की गाड़ियां टूटी, पत्रकारों को चोट लगी, पुलिस वालों को चोट लगी है, आम आदमी को चोटें लगी हैं। और दूसरी तरफ खड़गे जी का भी आपने प्रोग्राम देखा होगा, देहरादून में हमको रात को डीजीपी का कार्यालय घेरना पड़ा, चौपर उतरने की परमिशन विपक्ष के साथियों को नहीं दे रहे हैं। आज सीपी शर्मा जी का केस आपके सामने है, वीडियो फुटेज आप सभी मीडिया कर्मियों ने दिखाई, हम आप सबका धन्यवाद देते हैं। साफ दिखाई और उत्तराखंड बजट सत्र गैरसैंण के बदले देहरादून में आहूत करने से नाराज होकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून के गांधी पार्क में 1 घंटे का मौन व्रत रखा। वहीं कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। इस बीच हरीश रावत ने कहा कि गैरसैंण हिमालयी राज्य का प्रतीक है और हिमालयी राज्य में बर्फ भी पड़ती है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सरकार को गैरसैंण जाने में ठंड लगती है तो ये हिमालयी राज्य की अवधारणा का अपमान करना है। और विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया कि विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा, तो सरकार इससे पीछे क्यों हट रही है। हिमालयी राज्य का प्रतीक है, एक शब्द प्रतीक शब्द है। संसद ने गैरसैंण इस उत्तराखंड को हिमालयी राज्य की परिकल्पना के साथ बनाया। इसका जो सृजन हुआ, जिसका जो स्थापना हुई, वो हिमालयी राज्य के रूप में हुई। और हिमालय का स्वभाव है शीतलता, ठंडापन, बर्फ भी पड़ेगी, बारिशें भी होंगी, जंगल भी होंगे, चढ़ाई भी होगी। तो यदि सरकार को गैरसैंण जाने में ठंड लगे तो इसका मतलब है आप हिमालयी राज्य की अवधारणा का अपमान कर रहे हैं। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए।
2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की योजनाएं जो हैं देश भर में समान रूप से लागू की गई हैं और इसी कड़ी में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में 29,978 महिलाएं अभी तक लखपति दीदी बन चुकी हैं, लेकिन इस पर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने तंज कसते हुए कहा है कि यह सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है और यदि उत्तराखंड की बात की जाए तो यहां महिला लखपति नहीं बन पाई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि लखपति दीदी में सच्चाई होती तो कोई भी महिला उत्तराखंड में धरना प्रदर्शन नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। यदि बना दिया गया होता तो आप अभी भी जाकर देखिए, तमाम महिला समूह सड़कों पर उतरे हुए हैं। यदि उत्तराखंड की महिलाएं सशक्त होती तो फिर इस तरह से बेजार स्थिति आपको स्वास्थ्य सेवाओं की और शिक्षा सेवाओं की नहीं दिखाई पड़ रही होती। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का झूठ, आडंबर और प्रपंच है और कोई उसके पास काम नहीं है सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करने के अलावा। यहाँ प्रति व्यक्ति आय जितनी हम छोड़कर गए थे अपनी सरकार के समय पर, उससे 1 इंच आगे तो धामी सरकार या भाजपा की सरकारें बढ़ा नहीं पा रही हैं। और अब खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर जन मिलन कार्यक्रम के तहत रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा जनता की समस्याओं का निदान उन्होंने किया और कई समस्याओं को जल्द ही निस्तारण करने की बात उन्होंने यहां पर कही। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश बजाज को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। उक्त कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रीत ग्रोवर भी शामिल रहे। वहीं इस दौरान विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में विकास कार्य रह गए हैं, उनको पूरा करने का प्रयास हम कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी आम जनता के लिए नई नई योजनाएं ला रहे हैं और हमारी सरकार जो है वो चौमुखी विकास कर रही है। हमें उनके हाथ को और मजबूत करने की जरूरत है। देखिए जी, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक होता क्या, कभी कभी हम जीवन में कोई काम करते हैं, कुछ काम चाहते हुए कुछ अच्छे हो जाते हैं, कुछ चाहते हुए गलत भी हो जाते हैं, तो उस पर हम उन चीजों से हम भाग नहीं रहे। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, हमारा उद्देश्य एक ही है, हमने देश को राष्ट्रवाद के साथ बांध के रखना है, देश को आगे लेकर चलना है। अगर ये करना है, देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हमने माननीय विधायक शिव अरोड़ा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस क्षेत्र में काम करना है। जहां भी हमें पार्टी या नेतृत्व या संगठन हमें कहेगा, हम उसके लिए समर्पित हैं और सभी कार्यकर्ता मिलकर हम काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, सब भारतीय जनता पार्टी के हिस्से हैं। गत चुनाव में अचानक कुछ निर्णय होने के कारण से कुछ कार्यकर्ता उस चुनाव में सक्रिय नहीं रहे थे चुनाव में, और इस कारण से एक उनकी सक्रियता भारतीय जनता पार्टी में कम हो गई थी। आज सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो किन्हीं भी कारणों से पिछले चुनाव में नहीं लग पाए थे, वो पूरा के पूरा परिवार पुनः जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी में पूरी उनकी सक्रियता दोबारा से हो गई है। उन्हें हम ज्वाइनिंग कहें, घर वापसी कहें, जो मर्जी कहें, लेकिन पूरा का पूरा भारतीय जनता का परिवार एक मुट्ठी होके एक साथ खड़ा है। माननीय शिव अरोड़ा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद।
मुनिगिरेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ऑटो अनियंत्रित होकर खंभे से टकरा गया। घटना में ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जबकि ऑटो का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना में खंभे के पीछे सड़क पर सो रहे एक बाबा की जान जाते जाते बच गई। पुलिस ने बताया कि घटना देर रात करीब 2 बजे की है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि ये जो घटना कैसे हुई, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं ड्राइवर से पूछताछ और टेक्निकल जांच के बाद ही घटना की जानकारी कंफर्म हो पाएगी। और वहीं रुद्रपुर में कई महीनों से टेम्पो चालक और गाड़ी चालकों से वाहन फिटनेस के नाम पर अवैध तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं, जिसको लेकर के सीएनजी टेम्पो चालक के अध्यक्ष सुब्रत विश्वास के नेतृत्व में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें रुद्रपुर के यातायात के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई। आपको बता दें कि टेम्पो चालकों ने बताया कि फिटनेस करने के नाम पर फिटनेस बनाने वाली एजेंसी द्वारा किस प्रकार से डरा धमकाकर छोटी छोटी चीजों के नाम पर बड़ी बड़ी लूट की जा रही है। टेम्पो यूनियन की बैठक हुई और बैठक में ये निर्णय लिया गया जिस तरह से अवैध वसूली चल रही है टेम्पो चालकों से फिटनेस के नाम पर ये फिटनेस बंद करा जाए। और अगर ये बंद नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में सभी टेम्पो चालक और यहाँ के जो चालक है, जो फिटनेस के जो कमर्शियल गाड़ी वाले जो है, वो लोग धरना देने के लिए बाध्य होंगे। और कई बार हम लोगों ने बातचीत करने के बावजूद भी ये बात मानने को तैयार नहीं। और अधिकारियों से हमने अनुरोध किया था कि टेम्पो चालकों को उनको स्टैंड दिया जाए, और स्टैंड नहीं दिया जा रहा। और 16 किलोमीटर की परमिट मांगी गई थी। और जो अवैध तरीके से डरा धमका के अधिकारियों के नाम पर डरा धमका के जो पैसे वसूल किए जा रहे हैं, वो पैसे वसूल करने बंद करें। और जो मानक तय किया गया है जिसमें फिटनेस लिया जाता है उतने ही उनसे लिया जाए और फिटनेस के नाम पर लूट ना मचा जाए। और किसानों का विरोध उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पंजाब के बॉर्डर पर किसानों के साथ हुई झड़प के बाद से संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एक दिन का सांकेतिक विरोध हरिद्वार जनपद के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर देखने को मिला, जहां किसानों ने अपने ट्रैक्टर के साथ मार्च निकालकर टोल टैक्स पर जाम लगाया। देखिए, भारत सरकार द्वारा जो किसानों के साथ पिछले समय में वादा खिलाफी की गई, उसी के विरोध में आज हमारा 1 दिवसीय संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हमारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि जो हमारे किसान भाई बॉर्डर पर डटे हुए हैं, सरकार उनके ऊपर आंसू गैस के गोले बरसा रही है, लाठियां बरसा रही है, गोलियां से उनको मार रही है, जिसमें हमारा एक किसान शुभकरण सिंह शहीद हो चुका है। तो हमारा तो ये कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो आज उन भाइयों के समर्थन में हम 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर नहीं मांगेगी तो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अगला कूच हम दिल्ली की ओर करेंगे। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह
तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा में मानदेय बढ़ाने सहित तमाम मांगों को लेकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सभी ब्लॉकों से जिला मुख्यालय पहुंची भारी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर के विशाल जुलूस निकाला। जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 18,000 रुपये मानदेय, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए उच्चीकरण का शासनादेश, सरकारी कर्मचारियों की तरह अवकाश और रिटायरमेंट के बाद 5 लाख रुपए एकमुश्त देने की मांग की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने मांग पूरी नहीं की तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां एकजुट होकर हम सरकार से बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। तो हम लोगों की मांग है कि आंगनबाड़ियों को कम से कम मजदूरी का दर्जा तो दो, 600 रुपए के हिसाब से तो दो, 18,000 रुपए किया जाए। और ये मिनी का जो रोज बोल रहे हैं कि मिनी का उच्चीकरण हो गया है, वो अभी तक उसका शासनादेश नहीं आया है। उसका शासनादेश दें और सीनियरिटी के हिसाब से मानदेय बढ़ाया जाए। और जैसे गर्मियों और जाड़ों की छुट्टियों के लिए हमें बार बार जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास भी जाना पड़ता है, तो स्कूल की भांति हमें छुट्टियां मिले। और जो ये ड्रेस दी जाती है वो इतनी गंदी ड्रेस दी है कि मतलब कुछ कह नहीं सकते, उसे पहनने में भी शर्म आती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां सीआईटीयू के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविकाओं ने कर्मचारी यूनियन ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर के विशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि तहसील मुख्यालय पहुंच आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उप जिलाधिकारी अबरार अहमद के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, जिसमें उन्होंने जल्द से जल्द 8 सूत्री मांगों का निस्तारण करने की मांग की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी घोषित करने और मानदेय के बजाय वेतन भोगी घोषित करने की मांग की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 8 सूत्री मांग पर सरकार द्वारा कोई विचार नहीं किए जाने तक हड़ताल पर जाने और तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। सेविका कर्मचारी यूनियन संबद्ध सीआईटीयू की राज्य इकाई ने 5 अक्टूबर को देहरादून में सरकार को ज्ञापन दिया, 17 अक्टूबर को भी ज्ञापन दिया। उसके बाद विधानसभा पर बड़ा प्रदर्शन हुआ, ट्रेड यूनियन स्ट्राइक थी, उस पर भी जो है आंगनबाड़ी की मांगों का ज्ञापन सरकार को गया। और जब सरकार से कुछ करते हुए नहीं दिखा तो फिर यूनियन ने ये फैसला लिया कि 20 तारीख से जो है यूनियन पूरे प्रदेश में संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर जाएगी। पूरा प्रदेश देशव्यापी हड़ताल में जा रहे हैं। आंगनबाड़ियों का कार्यकर्तियों का शोषण हो रहा है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां विभिन्न विभागों से आज पल्स पोलियो, ग्राम विकास बीएलओ हो, चाहे कोई भी कार्य किया जा रहा है। ना हमें मानदेय, केवल न्यूनतम मानदेय हमारा 9,263 रुपये है। इसमें क्या हमारा 9,263 रुपये में हमारा जीवन यापन हो जाएगा? हमारी अपनी मांगे भी है, हमारे बच्चे इसी से पल जाएंगे। हम आजकल की शिक्षा दीक्षा में आगे कैसे बढ़ेंगे? एक तरफ करें कि नारी शोषण, नारियों का सम्मान करें। तो चमोली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का लगातार प्रदर्शन चल रहा है। जुलूस के माध्यम से वो अपनी मांगों को बता रहे हैं। दरअसल इनकी 8 सूत्री मांगे हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि भाई मानदेय से हमें वेतन भोगी घोषित किया जाए, हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और सरकारी स्कूलों की तरह ही छुट्टियां हमें दी जाए। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि
एक पॉलिसी हमारे लिए होनी चाहिए और इनका मानदेय बढ़ा करके 18,000 रुपए करने का उन्होंने बात कही है। लगातार जुलूस प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर सामने आ रहे हैं और इसी बीच उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है और लगातार हड़ताल पर जाने की जो है चेतावनी वो सरकार को दे रहे हैं। तो जुलूस के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। उनका कहना है कि जितना मानदेय हमें दिया जाता है उससे हमारा गुजारा भत्ता नहीं होता है, मानदेय बढ़ाया जाए, साथ ही एक पॉलिसी भी हमारे लिए बनाई जाए। पौड़ी जिले की नगर पंचायत सतपुली में नियम कायदे की अनदेखी कर टेंडर आवंटित कर दिए गए। मामले का खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता संजय कुकरेती ने आरटीआई के जरिए किया है। आरटीआई कार्यकर्ता संजय कुकरेती ने कहा है कि नगर पंचायत सतपुली में 3 बाहरी ठेकेदारों को टेंडर दे दिए गए, जिनका रजिस्ट्रेशन नगर पंचायत में था ही नहीं। 2020-21 में इसकी निविदा की गई थी और इसमें जो टेंडर कमेटी के द्वारा इसमें जो सबसे न्यूनतम दर वाली फर्म थी उसको इसमें टेंडर दिया गया है। उनके द्वारा जितनी भी सूचनाएं हमसे मांगी जाती है और जो भी हमारे पास उपलब्ध सूचना होती है हम वो संपूर्ण सूचनाएं उनको उपलब्ध करवा देते हैं। ये जो टेंडर किए गए थे ये तत्कालीन अधिकारी द्वारा 2020-21 में किए गए थे और इसमें यहाँ का कोई लोकल ठेकेदार नहीं है। जो मैंने फाइल देखी है इसमें बाहर के ठेकेदार से काम किया गया है और ये इसमें जो टेंडर कमेटी के द्वारा इसमें जो न्यूनतम दर वाली फर्म है उसी को इसमें टेंडर दिया गया है। इसको अखबार में इसको निविदा इसकी आमंत्रित की गई। जहाँ तक मैं इसमें कहना चाहूँगा कि ये 21 और 22 का जो मामला है इसमें जो टेंडर पड़े थे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बिना रजिस्ट्रेशन के काम कैसे दिया गया। अगर रजिस्ट्रेशन है तो उसकी रजिस्ट्रेशन की कॉपी मुझे मुहैया कराई जाए। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1-2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार भी नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।